आज लेक्चर नंबर 3 आएगा वीडियो। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आज हम लोग प्लेटलेट पढ़ेंगे। आज प्लेटलेट हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्लेटलेट, दूसरा ब्लड ग्रुप, तीसरा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे प्लेटलेट, इसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फिर इसके बाद हम लोग प्लेटलेट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चालू करें। हेडिंग वाला प्लेटलेट। देखो प्लेटलेट क्या होता है और प्लेटलेट कहाँ पाया जाता है। देखो प्लेटलेट ब्लड के अंदर पाया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं कि ब्लड में पाया जाता है प्लेटलेट। देखो प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं। देखो प्लेटलेट को एक और नाम से जानते हैं, लिख दें यहाँ पे। देखो प्लेटलेट, प्लेटलेट others are is also known as, प्लेटलेट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट का जैसे कि आरबीसी का नाम था ना इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम था ल्यूकोसाइट, उसी तरह प्लेटलेट का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। बढ़िया से लिख देते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। देखो प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लेटलेट को क्या हम थ्रोम्बोसाइट के नाम, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट क्या है, ये थ्रोम्बोसाइट क्या है, थ्रोम्बोसाइट। देखो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, ये सेल फ्रेगमेंट होता है। ये क्या होता है, सेल फ्रेगमेंट होता है प्लेटलेट। देखो थ्रोम्बोसाइट, देखो प्लेटलेट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या है, सेल फ्रेगमेंट है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ये सेल, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ये सेल फ्रेगमेंट होता है। यार थ्रोम्बोसाइट कहो या प्लेटलेट कहो, बात एक ही है, क्योंकि उसी का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट क्या होता है, ये सेल फ्रेगमेंट होता है। क्या होता है, सेल फ्रेगमेंट। प्लेटलेट क्या होता है, ये सेल फ्रेगमेंट होता है। प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट क्या होता है, सेल फ्रेगमेंट होता है। प्लेटलेट और सेल फ्रेगमेंट। और सेल फ्रेगमेंट क्या है, सेल फ्रेगमेंट, देखो सेल फ्रेगमेंट क्या होता है। देखो ये मान लो कि रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी कुछ ऐसे होती है। रीढ़ की हड्डी एक्चुअल में ऐसे होती नहीं है, एक्चुअल में ऐसे होती नहीं, हम सिर्फ वो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि फ्रेगमेंट क्या होता है। देखो इसको क्या कहते हैं, बोन मैरो हम लोग कहते हैं। पीछे के रीढ़ की हड्डी क्या कहते हैं, बोन मैरो। क्या हम लोग कहते हैं, बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे वाली, ये जो इसको, ये वाले जो हड्डी, रीढ़ की हड्डी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, उसको बोन मैरो कहते हैं। ठीक, तो सेल फ्रेगमेंट क्या होता है। देखो बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होता है, बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होता है, उसी के द्वारा, उसी से ये प्रोड्यूस होता है सेल फ्रेगमेंट। उसी से ये प्रोड्यूस होता है सेल फ्रेगमेंट, उसी से प्रोड्यूस होता है। ये बोन मैरो है, बोन मैरो। रीढ़ की हड्डी, जिसे पीछे रीढ़ की हड्डी होता है, जो इसे अस्थि मज्जा कहते हैं, इसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन माने, अरे बोन माने अस्थि, मैरो मतलब मज्जा, अस्थि मज्जा।
ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। सेल फ्रेगमेंट, यही बताया ना, सेल फ्रेगमेंट, सेल फ्रेगमेंट ये कहाँ से बनता है? यही बोन मैरो, मतलब कि जो बोन मैरो है उसमें एक स्पेशल सेल होता है। बोन में मान लो कि यही स्पेशल सेल है, यही मान लो कि बोन मैरो में यही स्पेशल सेल, ये मान लो कि यही स्पेशल सेल है बोन मैरो में, यही स्पेशल सेल है, ठीक है, मान लो कि यही है स्पेशल सेल है बोन मैरो में, इसी के द्वारा ये बनता है सेल फ्रेगमेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई? यानी कि बोन मैरो में स्पेशल सेल के द्वारा बनता है, ठीक है, सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस क्या करता है? थ्रोम्बोसाइट आल्सो आर कॉल्ड thrombocyte are cell fragment, thrombocyte cell fragment produced from megakaryocyte, produced from megakaryocyte, megakaryocyte। देखो क्या है, थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोसाइट कहो या प्लेटेड कहो, ये क्या होता है? सेल फ्रेगमेंट होता है। क्या होता है? सेल फ्रेगमेंट होता है। क्या होता है? प्लेटेड कहो या थ्रोम्बोसाइट कहो, ये क्या होता है? सेल फ्रेगमेंट होता है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट होता है इसमें स्पेशल सेल होता है, उसी को हम मेगाकैरियोसाइट कहते हैं। बोन मैरो में जो स्पेशल सेल होता है, बोन मैरो में जो स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल, जो कि तो हम लोग क्या करते, देखो यार ऐसा नहीं समझ होता है, ऐसे समझो। देखो ब्लड कहाँ से बनता है? ब्लड कहाँ बनता है? आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बनता है? देखो ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बोन मैरो में बनता है, यही इसी में बनता है, इसी में बनता है ब्लड, बोन मैरो में। जो अस्थि मज्जा है, देखो जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा, इसके जो अंदर भरा होता है, अंदर भरा होता है, इसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। मान लो कि ये बोन हो गया, ठीक है, मान लो कि ये ऐसे बोन है, कुछ ऐसे, मान लो कि ऐसे कुछ बोन है, मान लो कि ऐसे कुछ बोन है, ठीक है, ऐसे कुछ बोन है, ठीक है, मान लो कि ये बोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी इसको मान लेते हैं, कुछ ऐसा होता है रीढ़ की हड्डी। इसमें जो भरा होता है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भरा होता है, गड्ढा टाइप का, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। मतलब अस्थि के अंदर अंदर जो पदार्थ भरा होता है, जो पदार्थ भरा होता है, उसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं उसी को। तो इसको काट के निकाल ले, इधर देखो ऐसा ऐसा निकालते हैं, तो कुछ ऐसा ऐसे बनेगा। इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, इसके अंदर जो जो सब्सटेंस भरे हुए, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी के द्वारा रेड ब्लड सेल बनता है, इसी के द्वारा रेड ब्लड सेल बनता है। तो ब्लड यही बनाता है, रेड बोन मैरो में ही ब्लड बनता है, इसी यही आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, आरबीसी यही बनते हैं, रेड ब्लड सेल यही बनते हैं, ठीक है, क्या है, रेड ब्लड सेल यही बनते हैं। और इसमें एक स्पेशल सेल होता है, स्पेशल सेल होता है जो कि मेगाकैरियोसाइट को बनाता है। स्पेशल सेल होता है, एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम मेगाकैरियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगाकैरियोसाइट, स्पेशल सेल। ये क्या है? देखो थ्रोम्बोसाइट क्या है? स्पेशल सेल, स्पेशल सेल इन बोन मैरो। बोन मैरो, देखो बोन मैरो में जो स्पेशल सेल होता है ना, बोन मैरो में स्पेशल जो सेल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को मेगाकैरियोसाइट कहते हैं, उसी को मेगाकैरियोसाइट कहते हैं। क्या? मेगाकैरियोसाइट, उसी को जो बोन मैरो में स्पेशल सेल होते हैं, उसी को मेगाकैरियोसाइट कहते हैं, मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? सेल फ्रेगमेंट होता है। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेगाकैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। सर बताया ना कि मेगाकैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। बोन सेल फ्रेगमेंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेगाकैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। सेल फ्रेगमेंट जो होता है वो मेगाकैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। और मेगाकैरियोसाइट
मेगाकैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है, और मेगाकैरियोसाइट को ही हम एक स्पेशल सेल कहते हैं। जो बोन मैरो में स्पेशल सेल होता है उसी को हम नाम दे दिए क्या, मेगाकैरियोसाइट। मतलब स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट। इज क्लियर? देखो हो गया, ये तो पता चल गया। तो देखो अब देखो ये हो गया। अब क्या कर रहा है कि प्लेटेड, अब क्या कर रहा है कि देखो प्लेटेड का, प्लेटेड कैसा होता है, देखो प्लेटेड या तो राउंड राउंड या ओवल या अंडाकार का, ऐसा अंडाकार का, ओवल 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 है ना। जैसे देखो डिस्क ऐसा होता है, डिस्क राउंड या ओवल डिस्क बॉडी होता है, प्लेटेड राउंड या ओवल डिस्क बॉडी होता है। तो लिख सकते हैं प्लेटेड द शेप, प्लेटेड प्लेटलेट प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट क्या था, प्लेटलेट आर राउंडेड राउंडेड comma oval oval disc shape bodies, डिस्क शेप बॉडीज। देखो प्लेटेड क्या है, प्लेटेड राउंडेड होता है या डिस्क शेप बॉडी होता है। डिस्क शेप जो बताया डिस्क आकार का ना, देखो ऐसा डिस्क आकार का प्लेटेड राउंडेड या डिस्क शेप बॉडी होता है, ठीक है, डिस्क आकार का। देखो डिस्क आकार का है, इसी को प्लेटेड कहते हैं। प्लेटेड राउंडेड या ओवल डिस्क शेप बॉडी होता है, ठीक है, ओवल डिस्क शेप बॉडी है प्लेटेड। देखो प्लेटेड कैन platelet can release a variety of substance varieties of substance। प्लेटलेट कोई तरह के सब्सटेंस को रिलीज करता है। प्लेटलेट जो होता है हमारे ब्लड को क्लोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट ना रहे, अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स ना रहे तो हमारा ब्लड कभी क्लोट होगा ही नहीं, ठीक है। हमारे ब्लड में अगर प्लेटलेट्स ना रहे, अगर प्लेटलेट की कमी हो तो ब्लड कभी क्लोट होगा ही नहीं। इसलिए ब्लड हमारे प्लेटलेट हमारे ब्लड में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस in which involve in clotting of blood, platelet can release a variety of substance involved in which involve clotting of blood। जो होता है ये इनमें से अधिकतर ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इन विच इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये क्या होता है, ब्लड के क्लोटिंग में इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, ब्लड के क्लोटिंग में कह सकते हैं, या और भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ विच involve in clotting of blood। मोस्ट ऑफ इन्वॉल्विंग क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखो प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट ये
प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट ये कैसा होता है, नॉन न्यूक्लियर। प्लेटलेट जो होता है प्लेटलेट वो कलरलेस होता है। प्लेटलेट 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 कलरलेस कैसा होता है, प्लेटलेट कलरलेस कैसा होता है, प्लेटलेट कलरलेस एंड स्मॉलर and smaller both red and white blood cell। देखो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट कलरलेस, प्लेटलेट कैसा होता है, कलरलेस एंड स्मॉलर, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल से छोटा होता है, व्हाइट ब्लड सेल से छोटा होता है। क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट कलरलेस होता है, प्लेटलेट का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, प्लेटलेट का कोई कलर नहीं होता है। ये तो आरबीसी के मिलने के कारण ऐसा दिखाई देता है, लेकिन प्लेटलेट का एक्चुअल कोई कलर नहीं होता है। और रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल से कम होता है ये प्लेटलेट। देखो प्लेटलेट कंटेन प्लेटलेट प्लेटलेट कंटेन कितना, प्लेटलेट कंटेन 1.5 लाख प्लेटलेट कंटेन 1.5 लाख 1.5 लाख से 3.5 लाख। देखो प्लेटलेट कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख, 3.5 लाख, ठीक है, प्लेटलेट 3 लाख। देखो प्लेटलेट कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख। प्लेटलेट्स mm-3 of blood, mm-3 platelets of blood। तो देखो प्लेटलेट में 1.5 लाख से 3.5 लाख mm-3 प्लेटलेट ब्लड पाया जाता है, इतना ही प्लेटलेट पाया जाता है ब्लड में। प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, बस इतना ही प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। देखो रिडक्शन इन देयर नंबर, रिडक्शन reduction in their number lead reduction in their number lead to clotting disorder। देखो रिडक्शन मतलब देखो प्लेटलेट की संख्या अगर हमारे शरीर में कम हो जाए, प्लेटलेट की संख्या अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा, क्लोटिंग डिसऑर्डर होने लगेगा। कैसा, क्लोटिंग डिसऑर्डर। प्लेटलेट की संख्या यदि हमारे शरीर में कम हो जाए तो ये क्लोटिंग डिसऑर्डर होने लगेगा। क्लोटिंग डिसऑर्डर मतलब क्या कि हमारे शरीर में खून जमेगा ही नहीं, हमारे शरीर से खून एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, हमारे शरीर से खून का अधिकतर लॉस हो जाएगा। यही होता है कि प्लेटलेट का काम कि इसको क्लोटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लोटिंग के प्रोसेस में। अगर इसकी संख्या हमारे शरीर में कमी हो जाए, प्लेटलेट की संख्या, तो क्लोटिंग डिसऑर्डर इंजरी हो जाए तो इससे ब्लड का एक्सेसिव लॉस होता है, हमारे बॉडी से ब्लड एक्सेसिव अधिक मात्रा में लॉस हो जाता है, ठीक है।
case reduction in their number lead to clotting disorder. Case excessive case excessive loss of blood from हमारे बॉडी से ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाता है। क्या केस करता है? केस एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी से अधिकतर लॉस हो जाता है, ठीक है। इसको उतार लो, बस इतना ही था। अभी देखो प्लेटलेट पढ़ चुके, अब क्या पढ़ना है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब क्या पढ़ना है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है कि ब्लड हमारे शरीर में जमता कैसे है, कटने के बाद ब्लड हमारे शरीर में जमता कैसे है। तो देखो, जब कहीं भी हमारे शरीर का इंजरी हो जाए या कहीं भी शरीर हमारा कट पिट जाए, होता है ना कि हम लोग बाइक से जाते हैं कहीं, अगर बाइक से जाते हैं, अगर मान लो कि ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करेंगे? हमारा चोट लगेगा, हम लोगों को चोट लगेगा, गिरेंगे बाइक से तो चोट लगेगा। और मान लो चोट लगा, कट पिट गया, कहीं कट पिट गया या कहीं छिल गया या कहीं जो ये त्वचा है वो कहीं से फट गई, या जो हमारी त्वचा है वो कहीं से फट गई, ठीक है। वो फट गई तो वहां से ब्लड का फ्लो होने लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि वो ब्लड का फ्लो कुछ समय बाद ऑलरेडी बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ब्लड जो है, ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस को निभाता है। ब्लड क्या करता है? क्लोटिंग के प्रोसेस को निभाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्लड एक्सेप्टेड क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लोटिंग एंड कोगुलेशन इन रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड ट्रॉमा। हम कर सकते हैं, ऑलरेडी कर सकते हैं कि ब्लड एक्सेप्टेड क्लोटिंग एंड कोगुलेशन इन रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड ट्रॉमा। ऑलरेडी कर सकते हैं कि ब्लड जो कटा हुआ है उसके रिस्पॉन्स में वो क्लोट करने लगता है, ब्लड को क्लोट करने लगता है। इंजरी जो कट पिट गया, मान लो कि हाथ का से कट गया, वो उसके रिस्पॉन्स में, जो कटा हुआ उसके रिस्पॉन्स में, उस टिश्यू के रिस्पॉन्स में ब्लड अपना एक्शन करना चालू कर देता है कि हाँ भाई, ये हम अधिक मात्रा में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, हम वहीं पर रहेंगे। तो क्या करता है? जम जाता है। वहीं पे क्या करता है? जम जाता है। वो किस कलर का होता है? देखो, डार्क, वो गाढ़ा जम जाए, गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा रेडिश कलर का होता है, भूरा कलर का होता है, प्योर लाल नहीं होता। जो जमता है वो प्योर लाल नहीं होता है, ब्राउन कलर का होता है। जो क्लोट जमता है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। देखो यहाँ पे जो कैसा होता है? ब्राउन कलर का, एक डार्क मतलब गाढ़ा, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस वहां के जम जाते हैं। जहां कटा पिटा है उसके स्थान पर मतलब इंजरी के स्थान पर कुछ समय बाद देखेंगे आप कि वहां पे एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस मतलब जहां कट गया, वहां कटा होगा तो छेद हुआ होगा, उस छेद को ट्रिप कर लेते हैं, वो बंद कर देते हैं। और उसमें क्या होते हैं? उसमें ब्लड के डेड और डैमेज पार्टिकल फंसे रहते हैं। उसमें ब्लड के डेड और डैमेज जो पार्टिकल होते हैं वही आके वहां पे जाम हो जाते हैं। उस छेद को जाम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लोट हो जाता है, ब्लड बाहर फ्लो ही नहीं होता। ये कब क्रिया होता है? जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब, ठीक है। तो इसी को हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड हम पढ़ा है कि प्लाज्मा में फाइब्रिन होता है, प्लाज्मा में 5 प्रोटीन होता है। कौन कौन सा? देखो, प्लाज्मा में 5 प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जिसे कहते हैं गैप एफ, पढ़ा था ना गैप एफ, जिसे ग्लोबुलिन, ए से एल्बुमिन, आई से इम्यूनोग्लोबुलिन, पी से प्रोथ्रोम्बिन, एफ से फाइब्रिनोजेन पढ़ा है। 5 प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, 5 प्रोटीन होता है। देखो ये जो है मतलब क्लोटिंग होता कैसे है, ये कोगुलेशन होता कैसे है? देखो क्लोटिंग कैसे होता कैसे है?
क्लोटिंग कैसे होता है आखिर देखो, तो प्लाज्मा ये फाइब्रिनोजेन जो होता है क्लोटिंग मुख्य भूमिका निभाता है, हम पढ़ चुके हैं। फाइब्रिनोजेन क्लोटिंग मुख्य भूमिका निभाता है। 1 मिनट। तो देखो अब क्लोटिंग होता कैसे है, इस बात को समझ ले। क्लोटिंग होता कैसे है देखो, क्लोटिंग कैसे होता है इस बात को समझ ले हम लोग। चलो समझते हैं क्लोटिंग कैसे होता है। तो देखो क्लोटिंग 3D फाइबर के नेटवर्क से बनता है। क्लोटिंग कैसे बनता है? 3D फाइबर के नेटवर्क से बनता है। क्लोटिंग जो होता है वो 3D फाइबर के नेटवर्क से बनता है। 3D फाइबर क्या होता है? 3D फाइबर को फाइब्रिन कहते हैं। 3D फाइबर को फाइब्रिन कहते हैं, जिसमें ब्लड के डेड और डैमेज पार्टिकल फंसे रहते हैं। वही बताया है, जो छिद्र को बंद कर देते हैं, डेड और डैमेज पार्टिकल ट्रैप कर लेते हैं उस छिद्र को। तो 3D फाइबर के क्लोटिंग या कोगुलेशन मेनली फॉर्मेड बाय 3D नेटवर्क ऑफ 3D फाइबर। 3D फाइबर का नेटवर्क से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन कहते हैं, उसके नेटवर्क से बनता है। फाइब्रिन के जाल पूरा फैल जाता है, उसी को ट्रैप कर लेता है। फाइब्रिन के नेटवर्क से बनता है। और ये क्या होता है कि देखो फाइब्रिन कैसे बनता है, फाइब्रिन कैसे बनता है इसको भी बात समझ ले। देखो फाइब्रिन कैसे बनता है इसको हम समझ लेते हैं। देखो तो फाइब्रिन जो होता है, फाइब्रिन ये प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है। पढ़ चुके हैं कि फाइब्रिन प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है, मतलब फाइब्रिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा इनएक्टिव स्टेट, ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि फाइब्रिन प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है। एक्टिव नहीं, इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है। तो जब इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है तो प्लाज्मा कन्वर्जन जब होता है तो फाइब्रिन बनता है। ठीक है, प्लाज्मा में जब फाइब्रिन इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है, इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है, फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में जो होता है इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है, तो फाइब्रिनोजेन के कन्वर्जन से फाइब्रिन बनता है। ठीक है, तो लेकिन इसको कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, थ्रोम्बिन एंजाइम के द्वारा देखो बता देते हैं कि फाइब्रिन जो बनता है, देखो थ्रोम्बिन एंजाइम के द्वारा जो प्लाज्मा में इनएक्टिव वो जो फाइब्रिन में उपस्थित होता है, हाँ, वो थ्रोम्बिन क्या करता है, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिन नहीं। लेकिन अब थ्रोम्बिन एंजाइम इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, तो थ्रोम्बिन बनता भी होगा, थ्रोम्बिन भी बनता होगा। किस प्रोसेस से बनता है थ्रोम्बिन? हाँ, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन पढ़े हम, क्योंकि हम प्रोथ्रोम्बिन पढ़े हैं ना, प्रोथ्रोम्बिन पढ़े प्रोथ्रोम्बिन ना, थ्रोम्बिन तो नहीं पढ़े प्रोथ्रोम्बिन कि 5 प्रोटीन में एक प्रोथ्रोम्बिन आता है ना। तो देखो प्लाज्मा में एक दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस भी उपस्थित होते हैं। ये जो होते हैं प्लाज्मा में गैप एफ जो बताया है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये कैसा है? प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। कैसे इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं? तो देखो हम फाइब्रिन का काम हो गया। अब प्रोथ्रोम्बिन देखो प्लाज्मा में एक दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस उपस्थित होता है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है। इसके टर्न होने से ही बनता है कौन बनता है? कौन बनता है बताओ, अभी बताया कमेंट में लिख के बताओ कौन? थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन बनता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के टर्न होने से थ्रोम्बिन बनता है। वो कैसे होता है? कैटालाइज और कैल्शियम आयन की सहायता से होता है। ठीक है, अब इन सभी रिएक्शन को कराने के लिए एक रिएक्शन चाहिए होता है। इन सभी ऊपर रिएक्शन को कराने के लिए एक रिएक्शन की सहायता होती है, एक रिएक्शन चाहिए होता है। वो क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेज होता है। उस सब्सटेंस को हम थ्रोम्बोकाइनेज कह सकते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज कह सकते हैं। थ्रोम्बिन पढ़े, प्रोथ्रोम्बिन नहीं पढ़े, नहीं थ्रोम्बोकाइनेज पढ़े। अब बता रहे हैं थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। देखो इन सभी जो भी बताए कि थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन टर्न होता है, प्रोथ्रोम्बिन टर्न होकर थ्रोम्बिन बनाता है। ये सभी ऊपर जो रिएक्शन होते हैं, इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिन जो होता है ब्लड के साथ मिलता है और ये क्लोटिंग का प्रोसेस चालू कर देता है, जैसे ब्लड क्लोट हो जाता है। और ये सभी ऊपर के जो प्रोसेस होते हैं, ये सभी जो प्रोसेस बताए अभी, इन सभी प्रोसेस को करने के लिए एक रिएक्शन की आवश्यकता होती है, एक सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, जिसे
थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं या प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। ऊपर रिएक्शन जितने भी अभी रिएक्शन हम बताएं, उन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, पूरी करने के लिए, ठीक है, पूरी करने के लिए ये जो थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, इसकी आवश्यकता होती है ऊपर वाले रिएक्शन को चलाने के लिए। जब प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज दोनों एक ही है, जब नहीं रहेगा तो ऊपर का प्रोसेस कोई होगा ही नहीं। और प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है वो लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन के सीरीज से बनता है। प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है वो लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन के सीरीज से बनता है। कैसे बनता है? वो लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन के सीरीज से बनता है। प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है वो लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन के सीरीज से बनता है, और जो लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन सीरीज है उसे हम कास्केड प्रोसेस द्वारा बनाते हैं। कौन से? उसे हम कास्केड प्रोसेस द्वारा बनाते हैं, उसे हम कास्केड प्रोसेस द्वारा बनाते हैं। वो जो लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन है जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं या प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं, वो जो बनता है वो लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन के सीरीज से बनता है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। ये बता दोगे प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज हो गया। तो देखो यहाँ भी मेंशन भी किया होगा, यहाँ भी मेंशन किया होगा, देख लो इनएक्टिव सब्सटेंस एक एंजाइम इन्वॉल्व। देखो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या मीन कहते हैं, जो ऊपर रिएक्शन को, ये इस प्रोसेस को हम कास्केड प्रोसेस कहते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज के बनने को हम क्या कहते हैं? कास्केड प्रोसेस कहते हैं। क्या इसमें क्या होता है कि इसमें प्लाज्मा में जो इनएक्टिव स्टेट में कई सारे फैक्टर उपस्थित होता है ना, जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में कई सारे फैक्टर उपस्थित होते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में कई सारे फैक्टर उपस्थित होते हैं, ये भी बता चुके हैं। या प्लाज्मा में कुछ ऐसे भी मिनरल्स भी होते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा में ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में हरदम ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, जो हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान हरदम ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं हमारे शरीर में। बता चुके हैं पहले भी कि प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल में पाया जाता है, जैसे कैल्शियम, Mg+2, SCO3, ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ये सभी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, जो कि कैसे इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है, जो कि हमारे शरीर में हरदम ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। बता चुके हैं। तो वही कह रहा है कि कास्केड प्रोसेस में जो होता है, कास्केड प्रोसेस में जो होता है, कास्केड प्रोसेस में जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होता है, उसमें कोई सारे फैक्टर इस कास्केड प्रोसेस में उपस्थित होता है। कास्केड प्रोसेस द्वारा थ्रोम्बोकाइनेज बनता है या प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है, और ऊपर रिएक्शन को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन्वॉल्व होता है कई सारे फैक्टर्स, इन्वॉल्व मैनी फैक्टर्स। देखो इन्वॉल्व नंबर ऑफ फैक्टर्स जो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इनएक्टिव स्टेट पढ़ा चुके हैं। अब देखो ये जब हो गया तो इंजरी वाला जो टिश्यू होता है, इंजरी वाले जो टिश्यू होते हैं वो ब्लड प्लेटलेट को कुछ फैक्टर रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। कि वो क्या करता है कि इंजरी वाला टिश्यू जो होता है वो ब्लड प्लेटलेट जो होता है, ब्लड प्लेटलेट जो होता है उसको क्या कहते हैं कि कहते हैं कि भाई अब उठ और इस कोगुलेशन के मैकेनिज्म को तू चालू कर, क्योंकि जब तक प्लेटलेट नहीं रहेगा तब तक कोगुलेशन का मैकेनिज्म चालू नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो देखो यही लिखे हैं कि इंजरी या ट्रमा स्टिमुलेट प्लेटलेट इन ब्लड, जो ब्लड में प्लेटलेट है उसको स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उठाता है कि उठ भाई तू चल, अब कोगुलेशन का मैकेनिज्म तू चालू कर, ऐसा कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर तू रिलीज कर, तू भी कुछ फैक्टर रिलीज कर, ताकि ये कोगुलेशन का प्रोसेस जो एक्टिव हो सके। तो जब तक प्लेटलेट कुछ फैक्टर रिलीज नहीं करेगा तब तक कोगुलेशन का मैकेनिज्म चालू ही नहीं होगा। अगर प्लेटलेट बताया है कि प्लेटलेट की रिडक्शन इन नंबर ऑफ हमारे संख्या में, अगर हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट की कमी हो तो ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो यही करता है कि इंजरी वाला जो टिश्यू होता है, इंजरी वाले मतलब जहाँ कट पिट गया है, उस स्थान के जो टिश्यू होते हैं वो ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट को स्टिमुलेट करते हैं, जगाते हैं कि उठ भाई तू उठ, और कुछ फैक्टर्स को रिलीज कर, और इस कोगुलेशन का मैकेनिज्म को एक्टिव कर।
तो ये रिलीज किया, एक्टिव किया, इसके बाद ये क्या होता है कि कोगुलेशन का प्रोसेस जब चालू हो जाता है, इसके बाद ब्लड कोगुलेशन हो जाता है। लेकिन तो यहाँ एक और बात होता है कि जो इंजरी वाले टिश्यू होते हैं ना, वो भी कुछ मात्रा में, वो भी कुछ अमाउंट में फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, वो भी हेल्प करते हैं कोगुलेशन, ब्लड के कोगुलेशन में। देखो ये लिखे हैं, कुछ फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू एट साइट ऑफ इंजुरी आल्सो इनिशिएट कोगुलेशन, जो कि कोगुलेशन को शुरू करते हैं। और इसमें कैल्शियम आयन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें कैल्शियम आयन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक कैल्शियम आयन होगा नहीं तब तक कोगुलेशन का मैकेनिज्म इनिशिएट होगा नहीं। ठीक है, तो देखो जितना बात बताए सब इस पर लिख दिए। तो देखो ब्लड एक्सेप्टेड कोगुलेशन या क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी ट्रॉमा, बता चुके हैं कि ब्लड एक्सेप्टेड करता है इंजुरी, ब्लड क्या करता है, इंजुरी या ट्रॉमा जो है एक कट पड़ गया उसके रिस्पॉन्स में कोगुलेशन का मैकेनिज्म चालू करता है। इट इज एक ऐसा मैकेनिज्म जो प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, मतलब ये कोगुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन को हम लोग कह सकते हैं कि कोगुलेशन एक मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे शरीर से ब्लड का अधिक लॉस होने से बचाता है, कह सकते हैं हम लोग। जाहिर से बात है। देखो इट इज अ क्लोटिंग या कोगुलेशन कहाँ से बनता है, थ्रेड फाइबर के नेटवर्क से बनता है। देखो बता चुके हैं कि थ्रेड फाइबर के नेटवर्क से बनता है, थ्रेड फाइबर के नेटवर्क से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन कहते हैं। और फाइब्रिन कहाँ से बनता है, जिसे फाइब्रिन कहते हैं, बता चुके हैं। और फाइब्रिन कहाँ से बनता है, फाइब्रिन जिसमें डेड और डैमेज पार्टिकल फॉर्मेट में ब्लड के क्या होते हैं, ट्रिप्ड होते हैं, बता चुके हैं, ट्रिप किए जाते हैं। देखो फाइब्रिन कहाँ से बनता है, फाइब्रिन कहाँ से बनता है, फाइब्रिन कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन। देखो कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन का कन्वर्जन होता है किसमें, जो फाइब्रिनोजेन कहाँ उपस्थित होता है, प्लाज्मा में। किसके कौन कन्वर्ज करता है, थ्रोम्बिन एंजाइम, बता चुके हैं। थ्रोम्बिन एंजाइम कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। देखो थ्रोम्बिन कैसे बनता है, थ्रोम्बिन टर्न से बताया टर्न से बनता है किसके, एक दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट किस में रहता है, प्लाज्मा में, वो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। और ऊपर देखो अब एंजाइमिक कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, इसको थ्रोम्बोकाइनेज भी देखो थ्रोम्बोकाइनेज भी कह सकते हो या प्रोथ्रोम्बिनेज भी कह सकते हो, जो ऊपर रिएक्शन को चलाने के लिए रिक्वायर होते हैं। इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कास्केड प्रोसेस। कास्केड प्रोसेस जो ये बनता है, कास्केड प्रोसेस कहते हैं, जिसमें क्या कई सारे फैक्टर उपस्थित होते हैं जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होते हैं। देखो इनएक्टिव स्टेट इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा इनएक्टिव स्टेट। देखो इंजुरी या ट्रॉमा जो होता है, देखो इसके बाद इंजुरी या ट्रॉमा स्टिमुलेट प्लेटलेट, बता चुके हैं, इन रिलीज ब्लड में जो प्लेटलेट उसको स्टिमुलेट करते हैं रिलीज करने के लिए कुछ फैक्टर्स को, ताकि कोगुलेशन का मैकेनिज्म को एक्टिव कर सके। देखो एक्टिव द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, कुछ फैक्टर रिलीज करता है, कुछ फैक्टर टिश्यू द्वारा रिलीज किया जाता है एट साइट ऑफ इंजरी का स्थान पर, जो कि ये भी इनिशिएट करते हैं कोगुलेशन के। और बताया है कैल्शियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन को क्या कहता है, C++ भी कहते हैं। कैल्शियम आयन इसी तरह लिखा जाता है, कैल्शियम आयन C++, क्योंकि कैल्शियम आयन पर 2 चार्ज होता है, C++ कैल्शियम आयन। अब देखो इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो क्लोटिंग टाइम कितना, 2 से 10 मिनट, 2 से 8 मिनट का होता है क्लोटिंग टाइम। देखो क्लोटिंग टाइम लिख सकते हैं, क्लोटिंग टाइम कितने का, 3 से 8 मिनट का होता है। क्लोटिंग टाइम 3 से 8 मिनट का होता है। 3 से 8 मिनट के बाद ब्लड फ्लो करना ऑलरेडी बंद कर देता है, या तो 30 मिनट में बंद कर दे या अधिक से अधिक 8 मिनट में। यही होता है कि ब्लड या तो 3 मिनट में या तो अधिक से अधिक 8 मिनट में ऑलरेडी बंद हो जाता है, या क्लोटिंग फैक्टर हो या ना हो तब भी। अगर क्लोटिंग फैक्टर हो, ब्लड अपना कोगुलेशन का मैकेनिज्म चालू कर दे अगर जल्द से जल्द, तो ये 2 से 3 का कुछ ही मिनट में बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। और इसके लिए
इस इन प्रोसेस को चलाने के लिए कैल्शियम विटामिन के इज एसेंशियल। विटामिन के इज एसेंशियल essential essential for clotting of blood because it is spelling आते हैं ESENTI essential for clotting of blood because it is necessary for synthesis of prothrombin in liver। prothrombin देखो अब क्या होता है, देखो एंटी कोगुलेंट फैक्टर भी जान लें कौन कौन होता है। एंटी कोगुलेंट फैक्टर एंटीकोगुलेंट फैक्टर लाइक जैसे कि एंटीकोगुलेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम और कौन कौन होता है, हिपेरिन, ऑक्सीलेट, फास्फोरस, देखो एंटीकोगुलेंट फैक्टर क्या होता है, पोटेशियम, हिपेरिन, ऑक्सीलेट, फास्फोरस आर केमिकल सब्सटेंस ये कैसे केमिकल सब्सटेंस है। देखो एंटीकोगुलेंट फैक्टर कौन, पोटेशियम, हिपेरिन, ऑक्सीलेट, फास्फोरस, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो क्या करता है कि प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या करते हैं कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड को रोकते हैं, प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्लोट होने ही नहीं देते हैं, ये ब्लड को क्लोट होने ही नहीं देते। देखो एंटीकोगुलेंट फैक्टर जैसे कि पोटेशियम, हिपेरिन, ऑक्सीलेट, फास्फोरस आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट कोगुलेशन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखो ये हो गया, इसको मिटा दे। देखो अब बताते हैं कि प्रोसेस शॉर्ट में बता देते हैं। इसके बाद देखो फाइब्रिनोजिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में फाइब्रिनोजिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में। इसको कौन कन्वर्ट करता है, देखो ये नीचे लिखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है,
थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना। देखो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो फाइब्रिनोजन जो होता है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो तो ये फाइब्रिनोजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा? फाइब्रिन थ्रोम्बिन के द्वारा। थ्रोम्बिन इसको थ्रोम्बिन एंजाइम जो होता है इसको फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, और फाइब्रिनोजन टर्न हो जाता है किसमें? फाइब्रिन थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन टर्न हो जाता है थ्रोम्बिन में, और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है ना। ये कैसे होता है? कैल्शियम आयन के द्वारा होता है, कैल्शियम आयन के द्वारा होता है। और देखो अब ये सभी रिएक्शन किसके द्वारा होता है? ये सभी रिएक्शन बता चुके किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? ये सभी रिएक्शन बताया है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज या कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। थ्रोम्बोकाइनेज कहो या प्रोथ्रोम्बिनेज, इनएक्टिव हेपेरिन कैटालाइज की सहायता से। हेपेरिन एंड कैटालाइज, इनएक्टिव हेपेरिन एंड कैटालाइज की सहायता से ये प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और देखो ये जो होता है ये बताया है कास्केड प्रोसेस द्वारा बनता है। ये कौन से कास्केड प्रोसेस द्वारा बनता है? ये कास्केड प्रोसेस द्वारा बनता है। कास्केड प्रोसेस, ये कास्केड प्रोसेस द्वारा बनता है, बना चुके हैं। ये कास्केड प्रोसेस द्वारा बनता है। ये क्या होता है? लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन का सीरीज होता है ना। लिंकेज एंजाइमिक रिएक्शन का सीरीज होता है, दो एंजाइम आकर लिंक हुआ। यहाँ पे देखो तो कौन होता है? एक इंजुरी टिश्यू, इंजुरी टिश्यू, इंजुरी टिश्यू पता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज करते हैं। इंजुरी टिश्यू की यहाँ से क्या यूज करते हैं? ये इंजुरी टिश्यू देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजुरी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज करते हैं। और जो ब्लड प्लेटेट है, ब्लड प्लेटेट जो होता है वो प्लेटेट फैक्टर 3 रिलीज करते हैं। प्लेटेट फैक्टर 3 रिलीज करता है। देखो प्लेटेट फैक्टर 3 को हम क्या कहते हैं? प्लेटेट फैक्टर 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो प्लेटेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। प्लेटेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट फैक्टर 3 को हम प्लेटेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये कैल्शियम आयन बताया है, कैल्शियम आयन कैल्शियम प्रोटीन जो कि मुख्य भूमिका निभाता है। कैल्शियम आयन बता चुके, कैल्शियम प्रोटीन की जो कि मुख्य भूमिका निभाता है इसमें। बस यही प्रोसेस है, इतना ही प्रोसेस। इसके बाद ये क्या क्या कहते हैं? फाइब्रिन। इसके बाद फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल जो है, ब्लड सेल, फाइब्रिन और प्लस जो ब्लड सेल होते हैं, फाइब्रिन और प्लस ब्लड सेल, वो कोगुलेशन का मैकेनिज्म को शुरू कर देते हैं। हाँ क्या लिख सकते हैं? प्रोसेस कोगुलेशन, प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन।
कोगुलेशन के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। फाइब्रिन प्लस ब्लड से कोगुलेशन का प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, बस नोट कर लो, खत्म।